हम देखते हैं क्लिनिकल फीचर। ये सब होने के बाद, पैथोफिजियोलॉजी ये सब होने के बाद पर्सन में कौन कौन से सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो हम देखेंगे उसमें। फर्स्ट मैंने बोला कनेक्टिव टिश्यू के खिलाफ ऑटो एंटीबॉडीज फॉर्मेशन होता, तो इसमें कनेक्टिव टिश्यू कौन से ऑर्गन पे होते हैं, तो हम देखेंगे फर्स्ट स्किन में क्या होता है, तो डिस्कॉइड रैशेस फॉर्मेशन होते हैं। डिस्कॉइड रैशेस मतलब क्या है, ये जो हमारा स्काल्प रहता है, स्काल्प के ऊपर हेयर्स की प्लगिंग होने लगती है, वहाँ पर वहाँ पर बहुत ज़्यादा इचिंग होने लगती पर्सन को, वहाँ पर रेडनेस फॉर्मेशन होता, तो और वहाँ पर ऐसे डैंड्रफ लाइक ये भी निकलने स्टार्ट हो जाते, तो वो रहता है, वो रहा डिस्कॉइड रैशेस। फिर बाद में मैलर रैशेस फॉर्मेशन होता है, वो क्या रहता है, हम उसे बोलते हैं बटरफ्लाई टाइप रैशेस फॉर्मेशन होते हैं चेहरे पर। रैशेस मतलब ऐसे पूरा नाक से ऊपर जाता, फिर ये पूरा, फिर यहाँ पर ऐसे इस तरीके से रेडनेस पूरा बॉडी पूरे चेहरे पर हो जाता, तो वो रहा। फिर बाद में ये तो हुआ स्किन पर, ये 2 टाइप के रैशेस फॉर्मेशन होते हैं। फिर बाद में एलोपेशिया होता पर्सन को। फिर बाद में अर्टिकेरियर इरप्शन भी दिखते, मतलब कहीं पर भी ये आने लगती, इचिंग आने देती, वहाँ पर स्किन इरप्शन वगैरह होने स्टार्ट हो जाती। लिविडो रेटिकुलरिस फॉर्मेशन होता, उसका मीनिंग ऐसा हो रहता है कि ब्लूनिश रहता है वहाँ पर बॉडी उस जगह पर। तो बाद में धीरे धीरे वहाँ पर नेट लाइक पैटर्न फॉर्मेशन होता है, रेड कलर का रैशेस की टाइप, समझा। ये कहाँ पर होता है लिविडो रेटिकुलरिस, वो हमारे जो लेग्स रहते, लेग्स के नी जॉइंट्स जो रहते, नी जॉइंट के आजू बाजू में ऐसा फॉर्मेशन रहता है, ऐसे रेड कलर के नेट लाइक रैशेस फॉर्मेशन हो जाता है वहाँ पर, ठीक है, समझा। फिर बाद में अब हम देखेंगे सेकेंड नंबर का कनेक्टिव टिश्यू, हम बोल सकते हैं जो भी बोन्स रहता। बोन्स में कैसा रहता, हम बोलते हैं बोन्स इट इज़ वन ऑफ द कनेक्टिव। वहाँ पर क्या था, वो जो इम्यून कॉम्प्लेक्स बॉडी वो वहाँ पर डिपॉजिट होने लगती, तो वहाँ पर कौन से सिम्टम्स होते हैं, मॉर्निंग स्टिफनेस दिखता है जॉइंट्स में। फिर बाद में अर्थ्रालजिया रहता, पेन रहता। फिर बाद में जॉइंट डिफॉर्मिटी रहता, टेंडॉन डैमेज रहते, मोस्टली वहाँ पर जो हमारे बोन्स को जो भी कनेक्शन रहता टेंडॉन्स का, वो डैमेज होने लगते, तो ये रहता बोन्स में। बोन्स के बाद हम देखेंगे ब्लड में क्या रहता, पेरिफेरल ब्लड जो ब्लड सेल्स रहते, वो सेल्स का वो क्या करना था, धीरे धीरे डिजेनरेशन करने लगता है, जिससे कि वहाँ पर ल्यूकोपेनिया होता है, लिम्फोपेनिया होता है। फिर बाद में उसके साथ पर्सन को लिम्फोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ये सारे सिम्टम, ये सारे सेल्स क्या करते कम होने लगते, इसलिए वो पेनिया में जाते, ठीक है, समझा। तो ये हो गया। फिर बाद में किडनी का देखेंगे, तो किडनी में क्या होता है, किडनी में प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता, जिसकी वजह से हिमेटूरिया, प्रोटीनूरिया, कास्ट सेल्स दिखते हैं। ये हो गया किडनी के बाद हम देखेंगे न्यूरॉन्स पर क्या अफेक्ट होता है। न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में क्या होता है, वहाँ पर नहीं का एक ल्यूपस फॉर्मेशन, ल्यूपस मतलब हम लीजन बोल सकते हैं। तो अगर नॉर्मली देखें, अगर वहाँ पर कुछ भी CNS से रिलेटेड कुछ भी हुआ, तो पर्सन को क्या रहता, फटीक रहता, फिर बाद में कुछ समझ में नहीं आता, कन्फ्यूजन माइंड वगैरह वो सब कुछ रहता। पर जब वहाँ पर ल्यूपस अगर लीजन वगैरह हुआ, ऑर्गेनिक डैमेज अगर कुछ हुआ, तो वहाँ पर क्या होता है, ऑर्गेनिक साइकोसिस होता है, हेलुसिनेशन रहता, फिर बाद में कोरिया रहता, कोरिया मतलब इनवॉल्युंटरी जर्किंग ऑफ द मसल्स वो रहता, ट्रांसवर्स माइलाइटिस रहता, लिम्फोसाइटिक मैनिंजाइटिस रहता, ये पूरे सिम्टम्स वो पर्सन में दिखते हैं, ठीक है। ये हुआ न्यूरोलॉजी। कार्डियोवैस्कुलर में कैसा रहता है, ये थोड़ा सीखने की जैसी बात है। अगर कार्डियोवैस्कुलर में क्या रहता है, हमारा हार्ट रहता, हार्ट के बाहर की कवरिंग रहती पेरिकार्डियम, फिर बाद में अंदर की रहती मायोकार्डियम, उसके अंदर रहती है एंडोकार्डियम, ठीक है। पेरिकार्डियम में 2 लेयर्स रहते, सीरस और फाइबरस, 2 टाइप के बने हुए थे। वहाँ पर ऑटो एंटीबॉडी जाकर स्टोर थोड़े भी आए, तो वहाँ पर वो ट्रिगर हो जाता, तो ट्रिगर होने के बाद जो सीरस मेम्ब्रेन होती, वहाँ पर इन्फ्लामेशन वगैरह साइंस प्रोड्यूस होगी, तो वहाँ पर क्या होता है, फ्लूइड जमा होता है, तो वहाँ पर हमें दिखता है सेरोसाइटिस, समझा, सेरोसाइटिस दिखता। फिर बाद में मायोकार्डाइटिस भी दिखता, मतलब इन्फ्लामेशन। फिर बाद में एंडोकार्डियम में क्या होता है, जब भी वाल्व्स रहती हमारे हार्ट के, ट्राइकप्स, स्पीडवार्ड, माइट्रल वॉल्स, तो वहाँ पर क्या होता, ये जो एंटीबॉडीज है वहाँ पर जाकर मतलब बस जाते, सेटल डाउन होते, तो वहाँ पर वो वेजिटेशन फॉर्म करते। तो वेजिटेशन मतलब वो हाइपर कोआगुलेबिलिटी स्टेज रहती, तो वहाँ पर वो स्टोर हो जाते। तो इससे क्या क्या चांसेस रहते, स्ट्रोक होने के चांसेस रहते, ब्रेन में जाकर वो जो भी थ्रोम्बस रहता है वो ब्रेन में जाने के चांसेस रहते, उसकी वजह से स्ट्रोक हो सकता है पर्सन को। स्ट्रोक के बाद वो पर्सन को MI के भी चांसेस रह सकते, एम्बोलिज्म हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, ऐसे बहुत सारी सिम्टम्स है वो पर्सन में दिखते हैं।
ठीक है। ये मोस्टली किस वजह से होता है, ये वेजिटेशन वहाँ पर रहता है, पर वो भी किस वजह से ट्रिगर हो सकता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द एंडोकार्डियम किसी भी वजह से, या फिर कॉर्टिकॉइड थेरेपी चल रही है वो पर्सन को, या फिर प्रोलॉन्ग कोआगुलेंट इफेक्ट ऑफ द एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज़ की ये जो थेरेपी वो चल रही है उसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है। बाद में लंग्स में क्या होता है, लंग्स क्या रहता है, लंग्स में भी क्या होता है, प्यूरो मेम्ब्रेन रहती है। प्यूरो मेम्ब्रेन भी फाइब्रस और सीरस मेम्ब्रेन पर बनी होती है। तो जो प्यूरो मेम्ब्रेन रहती तो वहाँ पर कैसा रहता, ये ट्रिगर होता है, ट्रिगर इन्फ्लामेशन होता है, इन्फ्लामेशन मतलब प्यूरल इफ्यूजन होता है, इफ्यूजन मतलब सीरस वहाँ पर फ्लूइड का एक्युमुलेशन होता है, प्यूरेसी होता है, प्यूरेसी होने के बाद जो लंग्स रहता, लंग्स में जो छोटे छोटे जो सैक्स रहते नॉर्मली वो अपने अपने प्रोसेस करते रहते, पर अगर वहाँ पर ये इफ्यूजन वगैरह सब कुछ हुआ तो वो टाइनी सैक्स बन जाते, टाइनी सैक्स बनने की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर क्या होता है, लंग्स कोलैप्स हो जाता है। लंग्स कोलैप्स होने के बाद उसे डिस्निया वगैरह वगैरह वो सब जो साइन थे ब्रेथलेस वगैरह, मतलब रेस्पिरेटरी से रिलेटेड उसको सिम्टम्स बहुत ज़्यादा आने लगते उसमें। हाँ, तो ये समझा लंग्स। यहाँ पर क्या रहता, रेनॉल्ड फिनोमिना दिखता। रेनॉल्ड फिनोमिना क्या मतलब, क्या रहता है, ये जो हमारे डिजिटल्स रहते हैं, जो फिंगर्स रहते हैं, उसके जो पेरिफेरी पार्ट रहता है वहाँ पर ऑक्सीजन की कमतरता रहती है। ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन नहीं बोल सकते हम उसे, वहाँ पर क्या रहता, पेलनेस आ जाता फिंगर्स के डिजिटल्स में, फिर बाद में रेडनेस होती, ब्लूनेस होती, फिर बाद में रेडिशन होती, वहाँ पर डिजनरेशन स्टार्ट हो जाता और पर्सन को अल्सर्स होने लगती उस जगह पर, ये पूरे फिंगर्स पर इस तरीके से वो दिखता, उसे हम रेनॉल्ड फिनोमिना बोलते हैं। वो पॉजिटिव रहता इस डिसीज में, समझा। सिस्टम वो कवर करता और इसके ये सारे क्लिनिकल फीचर्स उसमें दिखते। अब मैं लैब इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करूंगी। तो लैब इन्वेस्टिगेशन में क्या रहता, तो लैब इन्वेस्टिगेशन क्यों करते, डायग्नोसिस के लिए। तो इसमें दो बातें हमें ध्यान में रखनी पड़ती, एक क्लिनिकल फीचर और लैब इन्वेस्टिगेशन। क्लिनिकल फीचर के बेसिस पर और लैब इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पर हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्लिनिकल फीचर, जो भी हमने क्लिनिकल फीचर देखे उसमें क्या क्या रहता देखा हमने, मैलर रैशेज देखे, बटरफ्लाई टाइप, फिर बाद में फोटो सेंसिटिविटी, ओरल अल्सर वगैरह वो सब कुछ रहता, अर्थराइटिस देखा हमने, रीनल डिसऑर्डर देखा, फिर बाद में न्यूरोलॉजिकल, हेमाटोलॉजिकल, इम्यूनोलॉजिकल और एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़, ये सब हमने देखा। इसमें से अगर एक भी ये 11 सिम्टम्स है, 11 सिम्टम्स में से 8 सिम्टम्स अगर पॉजिटिव आए तो समझ लेना कि वो पर्सन को SLE है। ठीक है। फिर बाद में लैब इन्वेस्टिगेशन। लैब इन्वेस्टिगेशन में हम क्या देखेंगे, लैब इन्वेस्टिगेशन में हम सबसे पहले CBC करेंगे। CBC और WBC में ल्यूकोपेनिया, लिम्फोसाइटोपेनिया, प्लेटलेट्स में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया दिखेगा। यूरिन एनालिसिस करेंगे, फिर बाद में वहाँ पर कास्ट सेल्स दिखेंगे हमें, फिर बाद में हेमाटोरिया दिखेगा, प्रोटीनूरिया दिख सकता है। ये पूरा होने के बाद हम वहाँ पर एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट करते, मतलब वो जो एंटीजन एंटीबॉडी जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते वो ये टेस्ट करने के बाद वो पॉजिटिव आ जाते हैं, वो दिखने लगते वो कॉम्प्लेक्स उसमें। इनडायरेक्टली ऐसे मैं शॉर्टकट में बता रही हूँ आपको, ऐसा नहीं रहता उसमें, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें डिटेल स्टडी करनी पड़ती वहाँ पर, क्या हो रहा है क्या नहीं, तो उसके अनुसार वो रहता। ठीक है, ये समझा। फिर बाद में वहाँ पर एंटी डबल स्टैंडर्ड DNA एंटीबॉडीज़ जो रहते ये भी पॉजिटिव आते, और ये इसके लिए हम 2 टेस्ट करते, स्पेशली एलाइजा और क्रिथिडिया ल्यूसिलेई। तो इसमें से मोस्ट स्पेसिफिक कौन सी है, क्रिथिडिया ल्यूसिलेई, ये मोस्ट स्पेसिफिक है, ये हाईली सेंसिटिव है, हाईली स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक उसी के लिए वो एंटीबॉडीज़ के लिए वो मेथड यूज़ करते हैं हम, वो एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव है या नहीं वो देखने के लिए। ठीक है, ये समझा आप लोगों को। ये हुआ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के बाद हम देखेंगे मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में क्या रहता, मैनेजमेंट में मतलब हम उसे वो केस को कैसे मैनेज करेंगे, मतलब क्या करेंगे, कैसे ट्रीटमेंट देंगे। तो इसमें मैनेजमेंट में ऐसा रहता कि हम क्या करते, पहले थेरेपेटिक ट्रीटमेंट देंगे। थेरेपेटिक में क्या रहता, वो डिसीज जो रहता उसे वो पर्सन को अगर SLE का वो पॉजिटिव है या फिर हिस्ट्री है वो पर्सन को कुछ भी है, तो हम क्या करते, उसे बोलते हैं कि आप इसे कंट्रोल कर सकते, एजुकेट करते। फर्स्ट हम इसे एजुकेट करते, इस इलनेस के बारे में बताते क्लियर, बाद में इसके सिम्टम्स कंट्रोल कैसे करने वो देखते, बाद में इसकी जो भी सिम्टम्स हुए उसे डैमेज होने से हम प्रिवेंट कर सकते, फिर बाद में मेंटेन्स द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ द बॉडी। ये पूरे हम कैसे करेंगे, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देकर। ठीक है, और मोस्टली ये पर्सन जो रहता है उन्हें हम UV लाइट और सनलाइट से ज़्यादा कांटेक्ट में ना आना चाहिए, ऐसे हम उन्हें सलाह देते। ठीक है, फिर बाद में माइल्ड टू मॉडरेट अगर पेशेंट रहा,
माइल्ड टू मॉडरेट मतलब इस स्टेज पे पर्सन रहा तो हम उसे क्या करेंगे, जो भी नॉर्मल सिम्टोमेटिक सिम्टम्स रहेंगे वो पर्सन, जैसे पेन वगैरह रहेगा तो हम उसे एनाल्जेसिक देंगे, हम उसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मतलब स्टेरॉइड्स की थेरेपी देंगे, जिसकी वजह से वो जो भी सिम्टम्स वगैरह थे वो थोड़े सप्रेस हो जाएंगे। फिर इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, इम्यूनोसप्रेसिव जो भी ड्रग्स रहते हैं वो देंगे पर्सन को। ठीक है, ये तो हो गया। फिर बाद में CBS CNS, फिर बाद में NSAIDs देंगे, मतलब नॉन एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स देंगे, हाइड्रोक्लोरोक्विनोन देंगे। फिर बाद में अगर पर्सन, ये तो हो गया। फिर बाद में सीवियर या फिर लाइफ थ्रेटनिंग स्टेज में रहेगा पर्सन, तो हम उनसे क्या कह रहे हैं, CNS CVS और रीनल इन्वॉल्वमेंट रहेगी अगर उसमें, मतलब हायर टू सीवियर में क्या रहेंगे, वाइटल्स ऑर्गन ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे। तो अगर वो ऑर्गन्स वगैरह ज़्यादा इन्वॉल्व रहे तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, उनको हाई डोज ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड या फिर इम्यूनोसप्रेशन, मतलब जो भी हम दे रहे थे उसके हाई डोसेस बढ़ाकर दे देंगे पर्सन को, पेशेंट को। तो ये पूरा हो गया ऐसे। तो SLE में हम और यहाँ पर अगर मेंटेन थेरेपी देखें तो हम मेंटेनेंस में क्या करना चाहिए, BP पर्सन का हमेशा मेंटेन करना चाहिए, बार बार चेक करना चाहिए। फिर बाद में हाइपरलिपिडेमिया चेक करना चाहिए, ये सारे बढ़ना नहीं चाहिए। फिर बाद में इस डिसीज़ में स्मोकिंग वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं रहता, ये भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये हुआ पूरा SLE, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। मैंने आपको ये पूरा एक्सप्लेन तो कर दिया, पर मैंने इससे पता नहीं आपको समझाया नहीं, क्योंकि मैंने ये सब कुछ ओरली बताया है। फिर भी आपको कुछ डाउट रहा तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और नोट्स के बारे में बोला तो मैं आपको क्या करूँगी, नोट्स लगा तो ये वीडियो के एंड में पूरे नोट्स के पिक्चर्स भेज दूँगी। और आई होप आपको ये समझा होगा। अगर नहीं समझा तो आप मुझे डाउट पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और ये ऐसे टॉपिक बहुत इजी है, पता नहीं कितने मार्क्स को आता है, मुझे पता नहीं, मैंने पहले ही पढ़ लिया, सिर्फ मैंने मार्क्स वगैरह कुछ भी नहीं देखा। तो ये टॉपिक पढ़ लीजिए, अपने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगली बार फिर से कुछ नया टॉपिक लेकर आऊँगी मैं मेडिसिन का। अब तब तक ले बाय बाय।